3 मार्च सन 2014 की एक सुबह अपने साथ आंसुओं और आहों का वो सैलाब लाई, जिसके रेले में खुशियां और मुसर्रतें पल भर में बह गईं। Can you pay the price of my daughter? चेंबर के अंदर से बाहर आई हैं और उनको गोली मारी गई है। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने रुला दी। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और दूसरा पनामा की जो तहकीकात हैं उस हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स कभी भी आइडियल सोल्यूशन था ही नहीं, लेकिन मसला यह है कि जिन अदालतों ने फ़ैसला करना है उन अदालतों में फ़ैसला करने की हिम्मत ना हो तो फिर क्या किया जाए। पाकिस्तान में ये मसला 9/11 के बाद इतना टेढ़ा इसलिए हुआ कि जो लोग बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे, बड़े नॉन सेक्टेरियन किलर्स जो थे, उनकी सज़ाओं के लिए कोई जज बैठ के फ़ैसला सुनाने पे आमादा नहीं था, कोई गवाह अदालत में जाने पे आमादा नहीं था। फिर जब APS का अटैक हुआ तो APS अटैक के बाद एक फ़ैसला हुआ कि 2 साल के लिए सनसेट क्लॉज डाल के मिलिट्री कोर्ट्स बनाते हैं। अभी तक के दादोशुमार ये हैं कि 274 केसेस भेजे गए, 161 पनिश किया गया, 12 उनमें से हैंगिंग हुई और बाकी लोग ज़्यादातर अपीलों में अभी तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फ़ैसला ये सुनाया था कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को ओवरसाइट का हक होगा। ये काफ़ी इंसाफ पर मबनी फ़ैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के अंदर एक छुपी हुई, मैं अगर कॉन्टेम्प्ट ना कर जाऊँ कहीं पे, लेकिन एक छुपी हुई शिकस्त का एतराफ़ भी था, क्योंकि ये काम अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ख़ुद कर देती, इन कातलों को सज़ाएँ दे देती, तो वो जो लोग इंटर्नमेंट सेंटर्स के अंदर KP की सरजमीन के ऊपर 2-2.5 हज़ार लोग हमने डाले थे मिसिंग पर्सनस के नाम के ऊपर, क्योंकि कोई अदालत उनको सज़ा नहीं दे सकती थी, तो वो ना डालना पड़ता। अभी भी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जेलों में पड़े हैं जिनकी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी उनको सज़ा दें, किसी जज में हिम्मत नहीं है, किसी वकील में हिम्मत नहीं है कि केस उनका लेके आगे चले, कोई गवाह पेश नहीं हो सकता, जो पेश होगा मारा जाएगा। जैसे कराची में वली खान बाबर केस मशहूर, आपको सबको पता होगा, 7-8 उसके गवाह थे, मार दिए गए चुन चुन के। क्या किया जाए, ऐसे केसों से इंसाफ कहाँ से लिया जाए। आज ये फ़ैसला पार्लियामेंटेरियंस के बिल्कुल सामने फिर खड़ा है। 2 साल में हुकूमत ने एक स्टेप नहीं लिया कि जो क्रिमिनल सिस्टम को रिफॉर्म करके फेसलेस कोर्ट्स बना लेती, विटनेस प्रोटेक्शन कर लेती, और हम फिर वहीं खड़े हैं। 2 साल की सेंसर क्लॉज ख़त्म हो गई है कि कहाँ से शुरू करें, कौन सा पहला कदम आगे बढ़ाएं कि ये काम आगे चल सके। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। और जो शुरा है उनका आपसे तारफ़ करवा दूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं उमर चीमा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। इसके अलावा माइज़ा हमीद हैं, PMLN से हमारे साथ। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं हमारे साथ। इसके अलावा शहरा रज़ा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची स्टूडियो से हमारे साथ। आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। मैं आपको, मेरे साथ एक विक्टिम फैमिली है, उनसे मैं पहले चाहूँगा कि वो एक बात करें, फिर मैं आप सब से चाहूँगा कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी ओपिनियन दें। क्यों नाकामी हुई स्टेट की कि हम अपना क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म नहीं कर सके, अदालती निज़ाम को हम क्यों मजबूत नहीं बना सके। वो बड़े बड़े जो दावेदार हैं कि हम तो इंसाफ लेकर आएंगे, वो क्यों इस मामले में डर के सहम के चुप करके क्यों बैठ जाते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ते। साद मलिक मेरे साथ हैं और इनकी बहन फ़िज़ा मलिक, बिल्कुल एक नौजवान वकील जो पढ़ रही थी LLM में, लंदन की यूनिवर्सिटी में, स्कॉलरशिप होल्डर। वो पाकिस्तान में आई कि 2-2.5 माह उसने ट्रेनिंग लेनी थी। उसी 2-2.5 माह की ट्रेनिंग के दौरान ये ब्लास्ट होता है जिसमें वो शहीद हो जाती है 14 और लोगों के साथ। जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस थे वो पकड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारी वजारत दाखिला समेत किसी इदारे की हिम्मत नहीं है अभी तक कि उनका केस किसी अदालत में, मिलिट्री कोर्ट्स में लगाती या किसी एंटी टेररिज्म लगाती कि उनको सज़ा मिल जाए। साद, आप क्या कहेंगे बाकी विक्टिम फैमिलीज़ की जानिब से, और ख़ुद आपसे मैं मिला भी हूँ, और आपकी फ़ैमिली का, इनके वालिद की वफ़ात 9 माह के बाद फ़िज़ा की शहादत के, उसी गम में इनके वालिद भी दुनिया से चल बसे। साद, आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहूँगा, हमें 3 साल होने को आ गए हैं और हम तो 14 फैमिलीज़ को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। और मेरी एक ही इकलौती बहन थी जो शहीद हुई और बाकी जो 13 लोग शहीद हुए। आप सो मोटो ये केस लिया गया। फिर उसके बाद 2014 में खाली नासिर मुल्क जो चीफ़ जस्टिस साहब थे, उन्होंने खाली हेयरिंग हुई। उसके बाद अभी तक इस डेट तक कोई हेयरिंग नहीं हुई। कातलान पकड़े गए पिछले साल। इन्होंने फिर 21st अमेंडमेंट के मुताबिक इन्होंने फिर एक मिलिट्री कोर्ट्स बनाया, उसमें स्क्रूटनी कमेटी बनाई हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने,
ताकि ये केस जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफ़र हो। वो उस कमेटी के बाद एपिक्स कमेटी को कायम होना था जिसमें ये ट्रांसफ़र होता, लेकिन अभी तक हमारे फेडरल गवर्नमेंट के जो माशाल्लाह से सीनियर हैं, जैसे वज़ारत दाखिला और प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी ने कोई इसमें तवज्जो नहीं दी। हमारे हालांकि बाकी पॉलिटिशियंस जो मुख्तलिफ़ जमातों से हैं उन्होंने भी इसकी कोई आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि 14 लोग जो हैं ये इस इस्लामाबाद में इस मुल्क को सर्व कर रहे थे, अपनी यूनिफॉर्म में थे, और ये वोकला हैं। आप अभी भी जाके इस्लामाबाद के चेरी के हालात देख लें, कोई हाल नहीं है, बाज़ारों की तरह वो पड़े हुए हैं। जो नई जगह दी है हुकूमत ने, उधर अभी तक खाली मैदान बना हुआ है। 80 टोटल जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जिनके पास अभी जगह नहीं है बैठने की, जिधर खाली हाई कोर्ट में खाली 12 जजेस अपील करना चाहते हैं विक्टिम फैमिलीज की तरफ से प्राइम मिनिस्टर और चौधरी निसार से, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारी यही अपील है चौधरी निसार साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, काइंडली एज अ ह्यूमन बीइंग, एज पाकिस्तानी, हम किसी फ़िरके से नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियंस फैमिली से बिलोंग नहीं करते। आप काइंडली ये केस ट्रांसफ़र करें मिलिट्री कोर्ट्स में, और हमें जस्टिस चाहिए। हमें जो पैसे दिए ICT वालों ने, जो कॉम्पनसेट किया, वो पैसे अभी तक पड़े हुए हैं, वो आके आप हमसे वापस ले लें, या कम से कम आके एक फातिहा ही पढ़ लेते तो हम ये फैमिलीज़ खुश हो जाती। आप हमें कंसिडर करें, हमें एक्नॉलेज करें, और ये प्लीज़ काइंडली केस, हमें जस्टिस चाहिए बस, और आप इस केस को काइंडली ट्रांसफ़र करें मिलिट्री कोर्ट्स में। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, क्या करना चाहिए? 3 मार्च 2014 का वाक़या है, फैमिली मेरे साथ बैठी है, क्या करना चाहिए? इंसाफ तो इनको मिलना चाहिए जी, और यही डिमांड है मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तान में, हर इशू पर कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हर इशू पर। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा तकलीफदेह इशू है जो भाई ने बताया, मगर हर इशू पर इंसाफ की कमी है। और साथ साथ कुछ फिगर्स आप और भी देख लें, यानी तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में 30,000 केसेस पड़े हुए हैं जिनका फैसला नहीं हुआ। तकरीबन हाई कोर्ट्स के अंदर पंजाब में और सिंध के अंदर 60 हज़ार के करीब हैं, और लोअर जुडिशरी के अंदर 1.5 लाख केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। और इतने अरसे मुकदमा चलता है कि हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि इंसाफ उसको मिलना चाहिए। गरीब तो कहीं भी नहीं पहुंच सकता, गरीब तो वहीं थाने की हद तक ही मर जाता है कि अगर थाने वालों ने पैसे वैसे ले लिए तो उसका केस तो वहीं ख़त्म हो जाता है। वो गरीब सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर आता है जिसको सज़ाए मौत हो जाए या कोई बड़ी सज़ा हो जाए तो अपनी सारी जायदादें बेचकर बेचारे उसके पीछे लगे रहते हैं। तो जो जुडिशल सिस्टम है वो इंसाफ के साथ मैच नहीं कर रहा, जो आपने भी बात की। मगर हमारा कहना ये है कि जो 2 साल का सनसेट क्लॉज था उसके अंदर उम्मीद ये थी कि नेशनल एक्शन प्लान पर प्रोग्रेस होगी। उम्मीद ये थी, सनसेट क्लॉज डाला ही इसलिए गया था कि भाई प्रोग्रेस होगी, और उस प्रोग्रेस के एतबार से शायद इसकी ज़रूरत ना रहे मिलिट्री कोर्ट्स की, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स विल ऑलवेज रिमेन एन आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा तो वो काम करेगा। यही है ना, ये इनकी भी उम्मीद आपने देख ली ना कि ऑर्डिनरी कोर्ट से इनको कुछ नहीं मिल रहा, तो इनकी भी अपील यही है कि मिलिट्री कोर्ट में करो कि जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि जनाब विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, देखो जुडिशरी जो है उसके अंदर लोग रिक्यूज़ कर लेते हैं अपने आप को, बहुत सारी जगहों पर हुआ। और आपको ये भी बता दूं, जब कराची जिस दौर से गुजरा है उसके अंदर 12 मई 2007 के अंदर जो वाक़या पेश आया, जो 60-70 लोग मरे, तो जब सिंध हाई कोर्ट ने उसको तहकीकात करने शुरू की तो उसको सराउंड किया गया, 8,000 लोग MQM के जमा हुए, और सिंध हाई कोर्ट ने उसके बाद उस तहकीकात को वहीं दफन कर दिया। बड़ा दहशतगर्द आ जाती, जज छुट्टी लेकर चला जाता है। जी हाँ, जज छुट्टी लेकर चला जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हुकूमत को ये बताना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुई, और अगर इसको मिलिट्री कोर्ट्स को आगे करना है तो मिलिट्री कोर्ट्स की एफिकेसी, और वहां पर भी डबल ओपिनियन आ रहा है जी, इसके साथ सनाउल्लाह का कहना ये है, राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये, जो अच्छा हुआ विड्रॉ कर लिया, उनका कहना ये था कि जी वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। मैं शैला बीबी से पूछ लूँ, शैला बीबी, आपकी जमात ने आज कहा है कि हम अपोज करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स का क्या? मुझे इसके ऊपर कतई तौर पर कोई इतराज़ नहीं है। मुझे इतराज़ इस बात के ऊपर है कि जो स्टेट कमिट करती है कि हम ये क्रिमिनल प्रोसीजर जो सिस्टम है हमारा CRPC रिफॉर्म करेंगे, वो काम जब हम नहीं कर पाते, लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किल पैदा करते हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी फिर किसी को लेनी चाहिए, कोई मानना चाहिए। माइजा, मेरे ख्याल पहले आपको इसका जवाब देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है और ज़रबे अज़ब है, उसकी तो अपोजिशन स्टेक होल्डर थी, फैसले उनकी मर्जी के साथ उनको एक टेबल पे बिठा के हुए, तो अब उनको क्रिटिसाइज करना इनका बनता नहीं है। जो मिलिट्री कोर्ट्स की डिसीजन है उस पर अभी भी जो है कहा गया है कि सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठ के एक डिसीजन लें और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें।
नेशनल एक्शन प्लान में भी सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स जो थे वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे और उन्होंने जो है पूरी कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की। देखें जहां पे सूरत क्या कोशिश की, जहां पे सूरत हाल हो नदीम साहब के, जब आपके इलेक्टेड मेंबर्स, पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शनों के दिनों में अपनी कैंपेन के लिए बाहर नहीं निकल सकते थे, ये हाल था टेररिज्म का। और कराची की सिचुएशन का आपको पता है कि बिजनेसमैन जो है बिजनेस नहीं कर सकता था, लोग अपनी पैसा बाहर लेके जा रहे थे। अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देयर इज अ रीजन टू इट, क्योंकि यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान भी साइमल्टेनियसली चल रहा था, यहाँ पे ज़रबे अज़ब भी चल रहा था और मिलिट्री कोर्ट नैब पे क्या अमल हुआ? आप मुझे बताएं नैब पे क्या अमल हुआ? मैं उस तरफ आ रही हूँ। देखिए नेशनल एक्शन प्लान में अगर आप फिगर्स देखें तो काफी 80% का कमी आई है। अगर आप कराची के हालात को देख लें, आई थिंक आरिफ अलवी साहब को एडमिट भी करना चाहिए, जो गवर्नमेंट की या सिंध हुकूमत नैप इम्प्लीमेंटेशन में एक नुकता है कराची ऑपरेशन। अगर ये कोर्ट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑन द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग, मतलब मैं कंटेम्प्ट में तो ऑब्वियसली आपकी तरह नहीं, मैंने भी यही कहना था कंटेम्प्ट नहीं करनी है, लेकिन अदालत अगर फैसला नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कमजोरी है निगाह में। इसलिए भी फैसला नहीं कर सकती क्योंकि आप जब धरने करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट जो है उसी वक्त फैसले सुनाए विद इन डेज, और फिर आप जो है एक और स्कैंडल ले आते हैं, फिर एक और स्कैंडल ले आते हैं, तो मुझे बताएं आम आदमी का केस कब लगेगा? अच्छा माइजा, जो इनके धरने हैं ना, इनको 1000 एक दफा बुरा कहिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, लेकिन मैं अभी ये जो लोगों को इंसाफ का मामला है, नहीं अभी अलवी साहब मैं इस बहस में प्रोग्राम खराब हो जाएगा। की प्रेफरेंस आप देख लें क्यों जाती है जब ऑपोजिशन ये आप इनको जितना दिल आए बुरा कहिएगा, लेकिन अभी मुझे सीआरपीसी रिफॉर्म्स के ऊपर नैब की इंप्लीमेंटेशन पे जवाब चाहिए। शैला बीबी आपसे मैं पूछ लूं, हमने सीआरपीसी रिफॉर्म्स करनी थी नैब के तहत, सूबों ने बहुत से काम करने थे, विटनेस प्रोटेक्शन करनी थी, अदालतों ने फैसला करना था, 2 साल की सनसेट क्लॉज खत्म होने के बाद हमने ऐसा अदालती निज़ाम देना था जो दहशत गर्दों को सजा दे सकता, वो हमने कायम ही नहीं किया। जी शुक्रिया बहुत। और सबसे पहले जो फ़िज़ा साहिबा हैं उनके घर वाले हैं, मैं उनसे भी ताज़ियत करती हूँ, क्योंकि इंसान ताज़ियत सबसे पहले करनी चाहिए जब उसको हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान और ये उसके तहत जो फ़ौजी अदालतें थीं, बिल्कुल हम नहीं चाहते थे, और हम ये चाहते थे कि फ़ौजी अदालतें ना हों, लेकिन क्योंकि मुल्क में टेररिज्म इस कदर बढ़ा हुआ था कि जिस तरह हमने मुज़ाकरात की इजाज़त दी उसी तरह हमने ये मिलिट्री कोर्ट की भी इजाज़त दी। लेकिन मुज़ाकरात के बाद आप ये देखें कि ये मिलिट्री कोर्ट भी जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं दे सके, क्योंकि 425 फांसियाँ हुई हैं इसमें, और जिसमें से 360 जो थी वो सिविलियन की जो फांसियाँ थीं वो थीं वो जो थे टेररिस्ट नहीं थे, जिनकी पर्सनल एनिमिटीज़ थीं उनकी बुनियाद पे जिनको सज़ाए मौत मिली हुई थी उनको दी गई। और ये नहीं कहा था कि मिलिट्री कोड जो है अंडर द ब्लैक लॉ चलेगा, बल्कि उसको कहा गया था कि लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन उसको एक काले कानून की तरह इस्तेमाल किया गया। इसी तरह मैं ये बात भी कहूँगी कि ये जो तरमीम 21वीं आइनी तरमीम की मुद्दत ख़त्म हुई, इसको हुकूमत एक ऐलान के साथ ये नहीं कह सकती थी कि ये ख़त्म हो गई, और फिर राना सनाउल्लाह ने उसको कहा भी कि हम नहीं चाहते थे। फिर एक ऐलान के साथ ये नहीं कह सकती थी कि जारी है, इसको कैबिनेट ने डिसाइड करेगी, इसको असेंबली से करना होगा। तो एक तो ये कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसको स्क्रूटनाइज नहीं किया गया कि केस को स्क्रूटनाइज करके दिए जाते, बल्कि एक बोझ उतारा गया। दूसरी बात ये कि चारों सूबों के वज़राए आला या पूरी आवाम को क्योंकि ये बताया गया था कि पीपल्स पार्टी का तरीक़ा कार गलत था, इसलिए ये हमारे बिछड़े भाई थे और हमारे और इनके ख़यालात एक हैं, तो ऑपरेशन राय रास जिसमें 17 एजेंसीज़ क्लियर हुई वो आगे नहीं बढ़ सका था। अब तो सिर्फ 6 एजेंसीज़ क्लियर हुई हैं, और मज़ाकरात और ये सब करके कौम का वक्त ख़राब किया गया। मैं मानती हूँ कि ज़रबे अज़ जो मई जून में शुरू हो गया था उसको दिसंबर में अपनाया गया, लेकिन ये वो वक्त था जिसमें बहुत सारे लोग सीरिया और दूसरे महाज की तरफ निकल गए थे। तो उमर से भी ले लूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। और उमर, ये जो 2 साल की स्पेस क्रिएट की गई थी, मकसद ये था कि हमने अदालती निज़ाम को ठीक करना था, निज़ाम इंसाफ बेहतर बनाना था, हमने ज़ाया कर दी वो स्पेस। मलिक साहब,
आप अगर हमारे सियासतदानों की बातें सुने, ये चाहेंगे कि हुकूमत हमारी होनी चाहिए, नहीं हुकूमत करने का इख्तियार हमारे पास होना चाहिए, बाकी फ़राइज़ की अदायगी किसी और का काम होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स का बनाना ज़ाते खुद हमारे शिकस्त का इतराफ़ है। अदालती निज़ाम की शिकस्त थी ये, और ये सिर्फ अदलिया की नहीं है। जिन लोगों ने रिफॉर्म्स करनी थी वो कहीं नज़र नहीं आए। मैं आपको बल्कि एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी की एक बात कोट करूंगा। वो रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, अभी नहीं है। मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा कि आप अदालती इस्लाहात पे क्यों नहीं जोर देते। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने करनी होती है, और दूसरी बात है कि आप ये बताएं कि जिन्हें इंसाफ की ज़रूरत है, क्या उन्हें इस्लाहात की ज़रूरत है? जब उनके मामलात वैसे ठीक हो जाते हैं। ये तो आम आदमी का मसला है, और आम आदमी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस्लाहात कर सके, उसकी आवाज़ उसमें शामिल ही नहीं होती। उमर नाकामी दोनों तरफ से थी। पार्लिमान ने वो जो लीगल रिफॉर्म्स करनी थी वो नहीं की, और जिन लोगों को हेडलाइन छपवाने का शौक था वो हेडलाइन 3 साल छपवाते रहे। जो पूरी ताकत के साथ पूरी कौम ने बहाल किया था चीफ जस्टिस को, उन्होंने अदालती निज़ाम में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस थी, जो कमज़ोरी थी, विटनेस प्रोटेक्शन थी, उसके ऊपर काम कर सकते थे, वो नहीं किया। लेकिन हेडलाइन छपवाते रहे। मलिक साहब आप बताएं, कितने केसेस के फैसले हुए? आप बता रहे थे पहले 100 के 77 हैं या कितने हैं? आप बताएं, कभी आपने सुना है कि किस जज ने फैसला किया? यानी उनका इंतजाम हमें पता ही नहीं है, यानी कि उनकी सिक्योरिटी की इतना ज्यादा ख्याल किया गया है उन जज साहबान का, मिलिट्री के, जिन्होंने इस केस के फैसले सुनाए हैं। हमारे इधर जो है, यानी कि हर आदमी जो है ना वो जान हथेली पे लिए फिरता है। ये उसका एक रजाकराना फैसला होता है कि अगर उसने कोई डेयरिंग स्टेप लेना है, अदरवाइज रियासत कहीं मौजूद नहीं है, रियासत उसको प्रोटेक्शन दे सके ताकि वो और किसी को प्रोटेक्शन दे। साथ क्लोजिंग रिमार्क्स पे हम ब्रेक लूंगा, आप क्या कहेंगे? जी नदीम मलिक साहब, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखें, आप ऐसे एज ए नेशनल इंटरेस्ट लें, ये सारे पॉलिटिशियंस को एक होना चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए हमें इंसाफ दिलाने के लिए। और ये सारी स्क्रूटनी कमेटी, सारी रिक्वायरमेंट्स इनको फॉरवर्ड हो चुकी हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की क्यों आफत आ रही है हमें? इसलिए कि आपका लॉ एंड ऑर्डर इंडिपेंडेंट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इंडिपेंडेंट होएगा तो हमें ये आफत नहीं आएगी किसी से कोई हाथ फैलाने की। इन सबको एक होना चाहिए। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें ना कोई किसी फ़िरके से था, ना कोई पॉलिटिशियन था, ना किसी पार्टी से था। हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। 3 साल हो गए हैं सर, और एक बार भी केस की हेयरिंग नहीं हुई। इनको सबको एक होना चाहिए, अभी भी टाइम है। हम अभी भी 14 फैमिलीज़ खुश होंगे अगर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो भी सारे लीडर्स हैं, जो इंचार्ज, जिनके हदूद में हैं ये काम करने के लिए, अगर आके फातिहा भी पढ़ लें, हम खुश होंगे कि ठीक है, हमारी बहन चली गई, हमारे बाकी भाई चले गए, वापस तो नहीं आना, लेकिन कम से कम हमें ये तो महसूस होएगा कि ये हमारे मुल्क के लीडर्स हमारे साथ हैं। हम सबको एक होना चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए। बल्कि हमारी बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज ज्वाइन किया। एक ब्रेक करीब आ रही है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन आई एश्योर यू कि यहाँ जो मेहमान बैठे हैं इस इशू को टेकअप करेंगे और पार्लिमान में जाएंगे या अपनी रिस्पेक्टिव असम्बलीज़ में जाएंगे तो वहाँ इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम इंसाफ का रोना रो रहे हैं कि वक्त पे इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से यहाँ वो केसेस होते हैं कि फैमिलीज़ जो हैं इस आस में दुनिया से चली जाती हैं कि उनका जो प्यारा कभी मारा गया था उसका इंसाफ किसी अदालत से मिल जाए, और वो अपना घर बार जो 4 पैसे पास होते हैं वो भी इस काम पे लगा देते हैं उसी इंसाफ की तलाश में। एक केस आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वो है पनामा का। और पनामा का मामला ये है कि यहाँ से ताकतवर लोगों ने पैसा चुराया और पाकिस्तान से बाहर लेके वहाँ जायदादें खरीदी, और वो लोगों की तादाद कसीर है। 444 लोग सिर्फ एक कंपनी से सामने आए हैं, बाकी पता नहीं कितनी तादाद है जो बाहर गई हुई है। कल हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार थे, उन्होंने कहा कि जो खुद उन्होंने तहकीक की है 7.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है दुबई के अंदर, और वो कहते हैं कि हमारे कानून में गुंजाइश नहीं है कि हम उनके ऊपर हाथ डाल सकें। उमर, आपसे स्टार्ट करूँगा क्योंकि 3 रिपोर्ट्स आई थी, एक पनामा की, फिर आपने बहामास की, फिर दुबई प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो डिटेल्स थी वो सामने आई। कल डार साहब ने खुद ये नंबर जारी किया। क्या इतने बेबस है हमारा टैक्सेशन सिस्टम, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, स्टेट बैंक, SCCP, नैब जो एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ FIA करता है, कुछ नहीं कर सकते किसी? नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं टैक्स पे, FBR पे, हारून अख्तर साहब इन्होंने जी। अच्छा, उनका एक केस चल रहा है नैब में जिसमें उनका 70 करोड़ रुपया बाहर से आया। अच्छा, 2007-8 में उनका पैसा आया, उसके बाद कोई 2010-11 में इंक्वायरी शुरू हुई,
अच्छा, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जी कि आप वो किधर से आए, नहीं कि नैब का सवाल क्या है जी कि आप सोर्स बताएं। वो कहते हैं जी कि कानून के मुताबिक आप सोर्स पूछ नहीं सकते। अच्छा, मैंने कहा जी कि चलें वो नैब वाले नहीं पूछ सकते, मैं आपको बरादराना तौर पे पूछता हूँ, मुझे बता दें कि आपको 70 करोड़ रुपया किसने भेजा। उन्होंने कहा मुझे चेक करना पड़ेगा। अब बताएं कि 2007-8 की बात है, मैं उनको पूछ रहा हूँ 2016 में, नहीं पिछले साल मैंने पूछा, और कुछ 4-5 साल हो गए इंक्वायरी शुरू हुए और उन्होंने अभी तक चेक ही नहीं किया कि 70 करोड़ रुपया किसने भेज दिए। ठीक है, अच्छा ये इस तरह के कानून कौन बनाता है? जब ये हम बड़े फख्र से बात करते हैं जी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, कानून कौन बनाता है? यही स्टेक होल्डर कहते हैं ना जी कि वो कानून साजी के तौर पर जी स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया है। स्टेक होल्डर को ये इन्वॉल्व किया जाता है कि आपका सिस्टम कहीं अपसेट ना हो, कि आप कहीं पकड़े ना जाए। आपका कहना यह है कि ये लोग खुद से उस सिस्टम के अंदर ऐसी गुंजाइश पैदा करते हैं कि चोरी करने की गुंजाइश बाकी रहे। उन्होंने रखी होती है, यानी कि आप जो डार साहब का ये जो इतराफ है, इन्होंने बताया ना कि साथ इन्होंने कोई लेजिस्लेशन की हो, ये पहले भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, ये कानून ने इनके हाथ बांधे हुए हैं। अभी ये कानून का मामला पनामा में भी चलता है, आपको नजर आएगा, कोई कमीशन में चला गया, कोई लेटर की बारी आएगी जी कि आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में लिखे हैं, ये कहेंगे जी कि कानून के मुताबिक कभी हमारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं। अच्छा माइजा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आज नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेज जो है मायूसी फैलाते हैं। पहले दौरों में तो ये सड़क बनी नहीं थी, 40 साल 50 साल से, अब मैंने आया 3 साल में मैंने सड़क बना दी है। नवाज शरीफ फैमिली 1981 फॉर लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, 37 ईयर्स से हाफ ऑफ आवर पाकिस्तान लाइफ जो है वो हुकूमत में रहे हैं। आधी बुराइयों की तो जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद ज़रूर होती है, आधी खूबियों को भी वो उनको क्रेडिट दे देते हैं, आधी कमज़ोरियों का भी उनको डिस्क्रेडिट कर देते हैं। किस पे मुद्दा डाल रहे हैं? उस वक्त उमर चीमा की हुकूमत थी, किसी और की हुकूमत थी, 1981 से हुकूमत में नवाज शरीफ साहब। देखिए, जो भी आप क्रेडिट दें या ना क्रेडिट दें, पहली बात तो ये है कि देखें जुडिशल सिस्टम की जब बात की जाए तो जुडिशल सिस्टम में जो तैयबा का केस अभी डिस्कस किया गया उसमें अब फॉल्ट अब जो है मामला किधर जाके रुका है, आप खुद सोच लें कि किधर जाके रुका है। क्या पुलिस ने रोका है या क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई, क्या डिलेज इज फ्रॉम द कोर्ट्स? तो अब आप हर चीज़ के लिए सियासतदानों को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। दूसरी बात यह कि देखें अगर ऑपोजिशन की प्रेफरेंस होती कि मैं वो आपकी कता कलाम नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान से जितना पैसा चोरी होकर बाहर गया है उसके ऊपर बराह रास्त पार्लिमान के लोग जिम्मेदार हैं 100%। वो लेजिस्लेशन आप लोगों ने करनी है, ना दायरे अमल करें तो उनकी अकाउंटेबिलिटी आपने करनी है। लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेजिस्लेशन में कोई बिलीव करता है? ऑपोजिशन तो सिर्फ बिलीव करती है कि हम लोग किसी तरह जो है असेंबली से बाहर चले जाएं और किसी तरह असेंबली से कभी कोई प्लान हैच कर रही होती है, कभी असेंबली से बाहर निकल के धरने दे रही होती है। नदीम साहब, मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जो काम हो रहा है, पनामास, बहामास, दुबई प्रॉपर्टी, पनामा और बहामास पे आ गए हैं ना। पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इशू था, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बड़ी एक्टिवली काम हुआ। आप मुझे बताएं कि ऑपोजिशन की कितनी जो है इसमें इनपुट है और कितनी जो है इनकी हाजिरी है। अगर अब जुडिशल रिफॉर्म्स पे बात करनी है तो जुडिशल रिफॉर्म्स किसने करने, आके पार्लियामेंट में करने या आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक और स्टैंडर्ड छोड़ देना? और नदीम साहब, सिर्फ एक और बात करूंगी कि देखें अगर आम आदमी के लिए कानून जो है सख्त है तो फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी आज उन्होंने अपने आप को विद फैमिली जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हुआ है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, प्रूव हो जाए पार्लियामान के अंदर कानून साजी अगर आप लोग ना करें और 3.5 साल के बाद ये हुकूमत कहे कि पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि मुशर्रफ दौर ने खराबी पैदा की, मान लिया पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ से इक़्तिदार संभाला था, अब 3.5 साल PMLN की हुकूमत के बाद भी अगर ये बताया जाए कि 2001 में मुशर्रफ ने ये अमेंडमेंट की थी इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते, 17 ईयर्स इस बात को गुजर गए। जनाब अली, मैं आपसे ये बात करता हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं भी एक सियासतदान हूँ, मगर ये कि जो बात की जा रही है कि जी सियासतदानों का कसूर नहीं है, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का ही कसूर है, जो हुक्मरान है उसका कसूर है। अगर फ़ौज हुक्मरानी में रही है तो उसका भी कसूर है, बिल्कुल, अगर हुक्मरानी में रही है।
और अगर सियासतदान हुक्मरानी में रहें तो उनका कसूर है। अलवी साहब, आप फिर केपीके देखिए, मैं आपकी बात में नहीं बोला था, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आप मुझे अपनी बात करने दीजिए, वरना मैं भी आपको इंटरप्ट करूंगा मेरी बात सुनने। मैं भी एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ एक तजुर्बे की बुनियाद पर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हुक्मरान जिम्मेदार है, चाहे जाए केपी में हम जिम्मेदार होंगे, पंजाब में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होंगे, ये सब हुक्मरान की जिम्मेदारी। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनाब $7.6 बिलियन अगर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का कहता है कि दुबई गए और हमारे हाथ कटे में, मेजॉरिटी इनकी पार्लियामेंट में है, ये कैसे हाथ कटे में यार? और क्यों नहीं लेजिस्लेट कर सकते? दूसरी बात, और मैं हूं पुश कर रहा हूं उस लेजिस्लेशन के लिए। मेरे सवाल के जवाब में इसहाक डार साहब ने कहा था कि $200 बिलियन 7 स्विस बैंक्स के अंदर हैं, 7, और ये 2013 का मेरा सवाल था, उसके जवाब में उन्होंने कहा था। उसके बाद से वो उससे पीछे हट रहे हैं। और स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट, उमर चीमा साहब वाकिफ होंगे, उसके अंदर दुनिया में आजकल फाइनेंशियल रेगुलेशंस और एक्ट्स जो बन रहे हैं ना, उसके अंदर ओनर्स ऑफ प्रूफ बंदे पर डाला जा रहा है एज डिफरेंट फ्रॉम ओनर्स ऑफ प्रूफ इन अ क्राइम। समझे आप? फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए डाला जाता है। तीसरी बात मैं आपसे कहता हूं, पाकिस्तान के कानून क्या है, प्रोटेक्शन क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2010 का है, वो पीछे नहीं देख सकता। उमर चीमा साहब ने जो बात की बड़ी अहम है। उन्होंने ये कहा कि जी जब इन्होंने सवाल किया किसी से कि तुम बताओ कि कहाँ से आए, तो वो बता नहीं रहा, आपको हक नहीं है। FBI कैन नॉट लुक बैक, 5 साल पुराना मुझसे पूछ नहीं सकता। FBI मुझसे पूछ नहीं सकता कि 5 साल, सही कह रहा हूँ चीमा साहब? FBI मुझसे, ये कानून किसने बनाया है? FBI 5 साल से पहले का तो पूछ ही नहीं सकता। तीसरा कानून आपको और बताऊं, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1992, वो बनाई इसलिए था कि पैसा बाहर जाए। सॉरी, FPBC वाला सारा केस जो शैला से पूछ ले, ये उतनी देर ये चीजें संभालते हैं। शैला, आप फरमाइएगा, ये जो पाकिस्तान से पैसा मुसलसल बाहर जाता जा रहा है, हम कहते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, बेरोजगारी या गुर्बत के हाथों ये कुछ हो रहा है, जो तैयबा वाले केस का अभी भी जिक्र आया, हम क्यों नहीं उस चीज़ को, उस लूप होल को, उस चोरी के रास्ते को बंद करने पे आमादा, जिससे हमारी अपनी कौम भूखी मर रही है, सफ़र कर रही है? मैं ये कहूँगी नदीम कि चले, मेरी गवर्नमेंट तो 342 के ऐवान में 126 लोग थे और उनके लिए इंतहाई मुश्किल था लेजिस्लेशन करवाना। फिर भी हमने जो है 18 अमेंडमेंट कर लें, 58(2)B, जो भी कुछ था, रेमिटेंस वगैरह के सारे मामला वगैरह जो कुछ हम कर सकते थे, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। और एज सिंध हुकूमत हमारी लेजिस्लेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसको क्या कहेंगे कि अगर आपके 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, उसके वज़ीर आज़म साहब असेंबली आना ही नहीं पसंद करते। वहाँ पे लेजिस्लेशन जो होती हैं, अब असेंबली सेशन में आने वाली थी, लेकिन एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो ये जो आपकी प्ली बारगेन वाला है, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी कमेटी जिसमें सेनेट के भी लोग थे और नेशनल असेंबली के, और 12 तारीख को उन्होंने मिलकर इस पे काम करना था और सबका ये इत्तफाक था, लेकिन एक ऑर्डिनेंस ला के फिर जो है वो किया गया। तो जो ये कह रही हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसमें मैं समझती हूँ कि अगर अपोजिशन में पीपल्स पार्टी के लोग बराबर आए हैं, अलबत्ता बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पैनामा की भी जो कमेटी थी उसमें भी जो थे वो गवर्नमेंट के लोग नहीं आ रहे थे, कोरम पूरा नहीं हो रहा था। स्टैंडिंग कमेटीज़ की हमें ख़बरें आती रहती हैं कि कोरम पूरा नहीं है, असेंबली की हमें ख़बरें आती रहती हैं कि कोरम पूरा नहीं है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है असेंबली में आना वो गलत समझते हों, असेंबली को गलत समझते हों, तो फिर वो बैठ के एक दूसरे पे तनकीद कैसे कर सकते हैं? हम तो आते हैं असेंबली में। आप पंजाब हुकूमत के और KPK के लॉज देखें, अर्ली मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में पंजाब ने 16 साल उम्र कर दी, जबकि वोट आप 18 साल में डालते हैं, आपका ID कार्ड आपका 18 साल में बनता है, लेकिन कबूल और इजाब को आपने 16 में कर दिया। और KPK ने अपना काम ही जो है वो दूसरों को दे दिया कि जी आप बनाएंगे। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इतना उसको वुमेन प्रोटेक्शन कह के इतना मज़ाहिया बिल बनाया कि वो आज तक मसाइल का शिकार है। तो जब आपकी दिलचस्पी इसमें है ही नहीं, आप असेंबली को मानते ही नहीं, आप असेंबली के बारे में बातें करते रहते हैं, एक बाहर ऐलान करते रहते हैं, तो फिर कैसे होगा? हमारे हाँ बहुत मसाइल आ रहे थे, लेकिन हमने विटनेस प्रोटेक्शन बिल बना के कहीं एक यहाँ ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। उमर, आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब पेशी चल रही थी तो रहमान मलिक के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन थी, तो उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं है। अलीम खान पीटीआई से वो पहले डिनाइल में है कि मेरा नाम नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट एक हुक्मनामा जारी करे, चाहे उमर चीमा को पकड़ के अंदर बंद कर दे और कहे कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है लाओ और एक वेबसाइट के ऊपर डालो, लोगों को पता तो चले कि नाम किसका है उसके अंदर। रहमान मलिक का नाम है कि नहीं है? मैं एक थोड़ी सी पहले उससे वजाहत कर दूं कि कई लोग जो है ना वो ICIG की वेबसाइट के पीछे आगे पनाह ले लेते हैं। वो कहते हैं जी ICIG की वेबसाइट पे आप देखें। भाई ICIG ने अगर मुझे एंगेज किया हुआ है तो मैं तो माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी सारी मैं आप नुमाइंदे ICIG के जो बोल रहे हैं उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं। हाँ, तो रहमान मलिक और अलीम खान इन दोनों के नाम हैं या नहीं है? उनके नाम है। रहमान मलिक साहब ने तो उनको कोई एक लेटर भी लिखा था जी कि आपका जो पाकिस्तान में नुमाइंदा है वो मिसगाइड कर रहा है। उन्होंने आगे वो भी मुझे भेज दिया कि ये लेटर है। अच्छा, और ये फिर पैमरा भी गए, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास गए। आप बता दें, ये बता दें कि अगर इनके हक में फैसला हो गया। इन दोनों के नाम है? नहीं, एक तो ये पैमरा में ये गए थे रहमान मलिक साहब, ठीक है। अलीम खान और रहमान मलिक के नाम है? और रहमान मलिक साहब दोनों का नाम है। और एक चीज़ का मुझे जवाब दे दें कि जो वो ख़त आता है जिसमें मरियम के ऊपर लिखा हुआ है कि आई एम द सिंगल बेनिफिशियल ओनर, वो ख़त उसका हिस्सा है ICIG के रिकॉर्ड का कि नहीं है? वो मलिक साहब मैंने कल दोबारा देखा है और वो अभी तक जो है वो पनामा पेपर का हिस्सा है। अभी तक हिस्सा है? अभी तक का मतलब ये है ना कि वो इट्स पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। वो शुरू से था और एक बड़ी फाइल है, एक PDF फाइल है, फॉर एग्जांपल कुछ 70 पेजेस की होगी और उसमें एक जो है वो भी है। मैं आपसे उसकी कॉपी लूंगा, दोबारा स्क्रीन पे डालूंगा, आप इस पे कुछ। अच्छा, उसमें एक और चीज मैं वजाहत कर दूं। वो कहते हैं कि मेरे सिग्नेचर जो है वो जली है। हाँ। अगर आपके पास वो लोन वाला डॉक्यूमेंट है ना, है मेरे पास, उस पे मरियम सफदर के सिग्नेचर है कुंबर ग्रुप की तरफ से। बिल्कुल, आप वो सिग्नेचर और जिसको ये कह रही है कि ये जली है, ये दोनों सिग्नेचर को आपस में मैच कर एक जैसे। माइजा, आप इसको जवाब देना चाहती हैं? नदीम साहब, बात ये है कि केस अभी आपको पता है कोर्ट में लगा हुआ है और 3 दिन हो गए हैं। इनके वकील जो हैं वो PTI के वकील आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं और अब बार बार जो है जजेस की ऑब्जर्वेशन है कि वेयर इज द प्रूफ। आप ये प्रूफ है उमर चीमा, आप मछली वो कह रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। मैं आपको उनकी कमेंट्स बता रही हूँ। पानी में मछलियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हवा में आप जो है वो कैसल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप बार बार हमें एक ही बात करी जा रहे हैं, फिर आप स्पीच भी कोट कर देते हैं। कभी कभी आप कह देते हैं कि हमारा मामला अब स्पीच तक रह गया, कभी आप कहते हैं जी पनामा का मामला है। सो कंफ्यूजन इधर भी है। फिर आपके वकील बाहर आके कहते हैं कि जी वकील कभी नहीं हारता, जो वकील रखता है वो हारता है। तो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि इमरान खान साहब अदालत पूछती है ना कि कहां से असल कॉपी आएगी, तो ये असल कॉपी उमर चीमा है। उमर चीमा को सुबह साथ ले जाए, मैं एक बात वो लेके जा सकते तो ले जाते ना। ईमेल्स और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑथेंटिकेटेड होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स की तरह, तो फिर तो इनका केस अभी तक बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट की तरह अगर उनके भी ऑथेंटिक होते तो केस अच्छा जी, नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूं। आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं। डॉक्टर साहब से जवाब लेने। नदीम साहब, नहीं, इसको मिसकंस्ट्रू ना करें। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में एडमिट करते हैं उनको ऑथेंटिकेट करके, उनको नोटराइज करके, उनको एज प्रूफ एडमिट करते हैं, आप जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड नहीं करते। सर, बहुत शुक्रिया। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं जो आपने मुझसे सवाल किया है। मैं आपसे एक बात तो ये कहना चाहता हूं कि जो हम प्रूव करना चाहते थे वो खुद एडमिशंस के एतबार से हुआ, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के एतबार से एक्सेप्ट किया कि ओन्ड हैं। जो चीज़ें नहीं भी थी उनको एक्सेप्ट किया। गल्फ स्टील का आपको पता था कि क्या हुआ, आपको अल अजीजिया के एतबार से पता था क्या हुआ। ये जो सवाल किया गया उससे पता चला कि हसन नवाज साहब 2001 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के एतबार से और सब चीज़ों के एतबार से। हुसैन नवाज साहब कहते हैं कि हसन नवाज खुद कहते हैं कि जी मैं तो यहाँ तालिब इल्म हूँ और इन्वेस्टमेंट्स इनके पुराने हैं, तो लिहाजा मरियम नवाज की डिपेंडेंसी के एतबार से 81 करोड़ रुपए नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट के तौर पर आते हैं, 68 करोड़ वो देते हैं। तो ये सारा एक मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल है चल रहा है, जिसकी वजह से ये मामला क्लियर हो। आरिफ अलवी साहब, सबसे बड़ा सबूत तो ये उमर चीमा है जो दे रहा है, वो कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट असल है। उमर चीमा साहब से मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। इनके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ICIJ ने अभी तक रिलीज नहीं किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ वो इन चीजों से रिलेटेड अगर कोई और डॉक्यूमेंट है, ICIJ का इंटेंट है रिलीज करने का, ये नहीं। एक सवाल इनका ये है, इनका सवाल एक है, मैं इनका जवाब देखिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करें मेरी बात। पिछले एतबार से आप कह रहे थे लेजिस्लेशन, जो असेंबली ये लेजिस्लेशन पास करे कि 3% प्रॉपर्टी पर हम एमनेस्टी देंगे, 5% पनामा पर एमनेस्टी देंगे, तो यहाँ कोई पागल है जो टैक्स देगा? शैला बीबी,
आप क्या कहती हैं, पनामा का फैसला, अदालत से तवक्को है फैसला जल्द आने की? नहीं। इस कदर मायूसी, आपने तो एक लफ्ज़ में कहानी मुका दी, आपने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। नदीम साहब, आप 1954 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड देख लें, चाहे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब का केस हो, चाहे याया खान का हो, चाहे अयूब का हो, याया का हो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का केस हो, सारे फैसले जो मौजूदा हुकूमत होती है, तारीख़ हमें ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट उसके हक़ में देती है। सिर्फ एक फ़ैसला जो था मोहम्मद ख़ान जोनेजो का, वो जो था जब उनके हक़ में आया, जब ज़िया मर गया, और वो फ़ैसला इतना अजीब था कि वो मैं समझती हूँ कि दुनिया की तारीख़ में किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया होगा कि हाँ बज़ाहिर ये बदनीयती नज़र आती है जनरल ज़िया की, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन का माहौल बन गया और आवाम तैयार हो गई है तो इसलिए हम नहीं करा सकते। फिर इसी तरह सिर्फ या तो नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में आते हैं फ़ैसले, वरना जो है वो हुकूमत के। नवाज़ शरीफ साहब की सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है 1990 में शायद जिन बुनियाद पे गई थी, जब 1992 में शहबाज शरीफ की हुकूमत पे वही एलिगेशंस लगे और फारूक लगारी ने लगाए, तो उस वक्त जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला आया। फिर इसी तरह जब 2000 में ये चले गए माफ़ी मांग के, तो 10 साल बाद इन्हें बुलाया गया और सिर्फ 2 वीक में इनको मासूम करार दे दिया गया, और अल जिहाद आज तक नहीं खोला गया क्योंकि इनको मसला है। लेकिन जब हम भुट्टो साहब का रेफरेंस केस भिजवाया, वो आज तक नहीं आया। मेमो गेट पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हर वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो 199 उसको इजाज़त देता है, लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि होंगे, तो मैं समझती हूँ नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया शैला और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आपका भी, माइज़ा आपका भी, और उमर चीमा आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ पहले हिस्से में हमारे साथ थे साथ मलिक, उनका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।